ने पिछले लेक्चर में सेलों के बारे में पढ़ लिया था, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 तो पार्ट 3 तक हम लोगों ने सेलों के बारे में जाना था कि सेलें क्या होती हैं, इनके बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से वो पार्ट देख लीजिए पहले, उसके बाद आप लोग स्टार्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। पिछले लेक्चर में बैटरियों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संक्षारण। तो हम लोग संक्षारण स्टार्ट करें उससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं संक्षारण क्या होता है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है संक्षारण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रकृति में जब धातुएं कार्बोनेट, ऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट आदि लवणों का निर्माण करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तो उस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण समझ में आया। जैसे प्रकृति में जब धातुएं कार्बोनेट, जैसे कोई भी धातु हो, जैसे लोहा हो, लोहे पे जंग लग जाती है तो वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है रासायनिक संक्षारण और नंबर 2 होता है विद्युत रासायनिक संक्षारण। कितने प्रकार का होता है ये? 2 प्रकार का होता है। रासायनिक संक्षारण होता है और एक विद्युत रासायनिक संक्षारण होता है। तो चलिए हम लोग नंबर 1 देखते हैं, लोहे में जंग लगना। एग्जाम्पल है मेरे पास, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखो, लोहे में जंग का निर्माण विद्युत रासायनिक संक्षारण से होता है। जो लोहे में जंग लगती है वो कौन सा एग्जाम्पल है, विद्युत रासायनिक संक्षारण से होता है। अर्थात लोहे में जंग लगना एक शैल अभिक्रिया होती है। जो लोहे में जंग लगती है वो एक शैल अभिक्रिया होती है। सर्वप्रथम लोहे में जल के H आयन, जो जल के H आयन होते हैं, जल के H आयनों के कारण Fe होता है लोहा, Fe का Fe+2 में ऑक्सीकरण हो जाता है। जो Fe होता है उसका Fe+2 में ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसे एनोड अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उसको, एनोड अभिक्रिया कहते हैं। एनोड पे क्या होता है, देखो 2Fe मतलब आयरन है, आयरन को किस में हमने चेंज ऑक्सीकृत कर दिया, Fe+2 में ऑक्सीकृत कर लिया हम लोगों ने। Fe+2 + 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहाँ पे E बराबर कितना निकला, माइनस का 0.414 निकलेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एनोड से निष्कासित ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं हम। एनोड पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, जिसे कैथोड अपक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन + 4 H आयन + O2, तो एरोग्राम क्या बनेगा, 2H2O। और एनर्जी कितनी निकली सेल से, 1.23 वोल्ट, इतनी एनर्जी निकलेगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उपरोक्त दोनों अपक्रियाओं के आधार पर, ये दोनों जो क्रियाएं हुई हैं इन दोनों के आधार पर लोहे में जंग लगना एक शैल अपक्रिया होती है। तो एनोड और कैथोड दोनों पे होती है, तो ये क्या कहलाती है, शैल अपक्रिया कहलाती है। पूर्ण शैल अगर क्या हम लोग देखें तो हम इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो बचेगा 2Fe + 4 H आयन + O2 + Fe+2 + 2H2O। और क्या बचेगा, ये प्लस का था ये माइनस का, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो ई सेल बराबर बचेगा 1.67 वोल्ट। तो ये मेरे पास एक पूर्ण सेल अपक्रिया होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लोहे में पूर्ण सेल, जो लोहे में पूर्ण सेल होती है, पूर्ण सेल क्रिया से बने Fe+2 आयन का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में Fe+3 आयन में ऑक्सीकरण हो जाता है। जो Fe+2 बनता है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में Fe+3 में आयन में ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसे लाल भूरे पाउडर का निर्माण होता है। जैसे एक पाउडर बन जाता है, लाल भूरे रंग का पाउडर बन जाता है, इसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। जो लाल भूरा रंग होता है वही क्या होता है, जंग होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोहे में जंग लगना। तो मेरे पास रिएक्शन आती है फाइनली, Fe+2 + XH2O मतलब जितने भी H2O हों जल + 3O2, तो एरो के आगे बन जाएगा Fe2O3.XH2O। तो इसको हम बोलते हैं लाल भूरा पाउडर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लाल भूरा पाउडर बोलते हैं। चलिए इसके उपाय देख लेते हैं हम लोग, उपाय क्या क्या हैं। तो उपाय इसके हैं, किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए
अधिक क्रियाशील धातु का लेप किया जाता है। जैसे कोई भी धातु है उसको बचाने के लिए उस पर हम लोग क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। जैसे आपने देखा लोहे की चीज़ें होती हैं उन पे हम लोग वार्निश कर देते हैं या कुछ भी लोग कर देते हैं, लेप करते हैं, तो वही होता है। जैसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक, एल्युमिनियम ऐसे मतलब टिन धातु का लेप किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल हम लोग देख लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है, तो जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, विद्युत अपघटनी सेल। मतलब कोई विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में अगर परिवर्तित हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल। अपघटनी सेल धारा का जो प्रवाह है चालकता कहलाता है। जो धारा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं, चालकता कहलाता है। अतः दो प्रकार के चालक पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के चालक होते हैं, दो प्रकार के चालक पदार्थ होते हैं। नंबर 1 होता है धात्विक चालक, नंबर 2 होता है विद्युत अपघटनी चालक। तो चलिए हम इनमें अंतर करके देख लेते हैं इनका, ठीक है। तो नंबर 1 है धात्विक चालक। इसमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। जो धात्विक चालक होते हैं इनमें जो प्रवाह होता है वो किसकी सहायता से होता है, इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। इसमें देख लेते हैं नंबर 1, धारा का जो प्रवाह है आयनों की सहायता से होता है। इसमें किसमें होता है, आयनों की सहायता से होता है। नंबर 2 पॉइंट है धात्विक चालक है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब धात्विक चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। और विद्युत अपघटनी चालक में दूसरा पॉइंट है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जो ये विद्युत अपघटनी सेल है इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नंबर 3 पॉइंट है मेरे पास धात्विक चालक, इसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। जो पदार्थ होता है उसका प्रवाह नहीं होता है। और जो विद्युत अपघटनी चालक है इसमें पदार्थ का प्रवाह होता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। नंबर 4 है मेरे पास ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। अगर हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता है वो घटती है, मतलब कंपन ऊर्जा बढ़ने के कारण, मतलब कंपन ऊर्जा बढ़ती है इसलिए जो है चालकता घटती है। इसमें क्या होता है देखो, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो चालकता भी बढ़ेगी क्योंकि आयनों की गति बढ़ने के, मतलब जो आयन होते हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे तो आयनों की गति के कारण इसकी चालकता भी बढ़ती है। चलिए अगली हेडिंग मेरे पास है विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट, तो विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं देखो, वे रासायनिक पदार्थ जो धारा प्रवाह से आयनित हो जाते हैं अपघट्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघट्ट कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक धारा के प्रवाह से आयनित, मतलब रासायनिक धारा से अगर जो प्रवाह से आयनित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघट्ट कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अपघट्ट, एक होता है दुर्लभ अपघट्ट। तो इनको हम अंतर करके देखते हैं। तो क्या होता है, प्रबल जो होते हैं ये पूर्ण आयनित हो जाते हैं। जो प्रबल होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। और इसमें क्या नंबर है, ये धारा प्रवाह से पूर्ण आयनित नहीं होते। मतलब इनमें जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। इस नंबर 2 है मेरे पास, ये कम मात्रा में भी 100% आयनित हो जाते हैं। मतलब अगर कम मात्रा है तब भी ये 100% मतलब पूरा आयनित हो जाते हैं। नंबर 2 ये क्या, ये तनुता बढ़ने पर धीरे धीरे आयनित होते हैं। मतलब अगर तनुता बढ़ेगी तो ये धीरे धीरे आयनित होते हैं। एग्जाम्पल हैं इसमें HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, NaCl, Na2SO4, NaOH। इसके एग्जाम्पल हैं CH3COOH अम्ल, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3COONH4 होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विद्युत, अगली हेडिंग है मेरे पास अपघटनी सेल। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट टिक कर लें, अपघटनी सेल। तो अपघटनी सेल क्या होती है देखो, यह एक स्वतः अप्रतिवर्तित प्राकृतिक सेल है। ये एक प्राकृतिक सेल होती है जिसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान अधिक होता है। जो गिब्स मुक्त ऊर्जा थी ना मेरी डेल्टा जी, उसका मान अधिक होता है। तो डेल्टा जी बराबर यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसकी बनावट देख लेते हैं हम लोग। बनावट इसकी क्या होती है देखो, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। मतलब ये अपक्रिया जिस भी पात्र में होती है उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। एक वोल्टामीटर में HCC अपघट्ट भरकर, जो
HCl होता है ना, अपघट्ट भरकर एनोड व कैथोड की छड़ें लगाकर सेल से धारा प्रवाहित की जाती है। तो एनोड पर जो है, एनोड जो होता है ना मेरा, एनोड पर ऑक्सीकरण व कैथोड पर अपचयन से पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। कैथोड पे अपचयन होता है, तो इससे हमको क्या मिल जाती है, पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। इसकी क्रियाविधि क्या होती है, देखो एनोड पे अगर हम लोग कराएंगे तो क्या होगी, तो एनोड पे होगा ऑक्सीकरण होगा, तो क्या होगा Cl, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बाहर क्या 1/2 Cl2, हम हाफ में लिख लेते Cl2 क्योंकि ये Cl ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और कैथोड पे होता है अपचयन, तो H आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसको हमने दे दिया इसकी बैलेंसी के लिए, तो इधर क्या बन जाएगा 1/2 H2, मतलब हाफ H2। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये इसका फिगर होता है, ये एनोड होता है ये क्षण, और ये होती है कैथोड। तो कैथोड पे माइनस होता है और एनोड पे प्लस चार्ज होता है। ये यहाँ से धारा का प्रवाह होता है, ये माइनस चार्ज, तो ये साइड धारा चलती है मेरी, ये यहाँ पे छड़ें लगी होती है मेरी, ये H आयन की तरफ भागती हैं और ये Cl आयन की तरफ भागती हैं। इसमें ये जो पात्र भरा है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर। जो ये पात्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। और जो इसके अंदर हमने भर रखा वो क्या है, विद्युत अपघट्य है। क्या है, विद्युत अपघट्य, मतलब HCl इसके अंदर भरा हुआ है। यही HCl किस में टूटता है, H आयन और Cl आयन में टूटता है। जो H आयन होते हैं वो भाजते हैं कैथोड की तरफ, जो Cl आयन होते हैं वो भाजते हैं एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग बना लें। चलिए आगे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैराडे के नियम, तो इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें, फैराडे के नियम। ये एग्जाम में 100% आते ही आते हैं हर बार। ठीक है, मतलब 7 सेट बनते हैं तो 7 सेट किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन अब कंपलसरी रखा ही जाता है बोर्ड के लिए। तो फैराडे के नियम हम लोग देख लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में अपघट्यों की मात्रा का अध्ययन निम्न 2 नियमों से किया जाता है। मतलब जो फैराडे के नियम हैं, फैराडे एक वैज्ञानिक हैं और फैराडे ने भी 2 नियम दिए हैं अपने, तो उन्हीं 2 नियमों से विद्युत अपघटनी सेल का हम लोग यूज करके पता करते हैं। तो फैराडे के 2 नियम कौन कौन से हैं। फैराडे का जो प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, जो किसी एक विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। क्या होती है, जो धारा प्रवाहित करते हैं उसके कैसी होती है, समानुपाती होती है। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में प्राप्त मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। जो प्रवाहित धारा होती है उसके कैसी होती है, समानुपाती होती है। जैसे हम लोग माना Q कूलाम धारा प्रवाहित करने पर, जो Q कूलाम धारा है प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा m ग्राम है, तो अगर m ग्राम है तो प्रथम नियम से क्या होगा, m प्रोपोर्शनल Q होगा। क्या होगा, m प्रोपोर्शनल Q होगा। तो हम यहाँ से जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो m बराबर आएगा WQ, और W यहाँ पे क्या है, W एक समानुपातीय नेतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। हम W को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखो चूँकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। ये मेरा फार्मूला है Q बराबर IT। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा Q था तो m बराबर हमने रख दिया WIT, तो हमने Q की जगह पे यहाँ पे IT रख दिया। यदि I बराबर 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर धारा ले ली, तथा T बराबर 1 सेकेंड हो, तो यहाँ पे 1 और 1 रखेंगे तो कितना W, तो m बराबर क्या आ जाएगा W। तो हम बोल सकते हैं यदि किसी अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए तो प्राप्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। चलिए अगली हेडिंग है मेरे पास द्वितीय नियम। इसका हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय नियम क्या है। ये 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट 2016 और 2017 में इसको बहुत बार पूछा गया है। तो 2016 और 17 में पूछा गया, तो इस बार इसको इम्पोर्टेंट लगा लें आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं द्वितीय नियम क्या होता है फैराडे का। द्वितीय नियम तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर होती है। जो उसी पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है उसी के बराबर होती है।
जैसे हम मान लेते हैं माना भिन्न भिन्न अपघट्टों को श्रेणी क्रम में जोड़ने, तो श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त मात्राएं जो हैं वो m1 m2 और m3 हैं तथा इनके तुल्यांकी भार e1 e2 और e3 हों तो द्वितीय नियम से क्या होगा, देखो m बराबर क्या होता है e, अभी हमने प्रूव किया था m बराबर e, तो क्या होगा m1 बराबर e1 समीकरण 1 हो गया, m2 बराबर e2 समीकरण 2, m3 बराबर e3 समीकरण 3, ऐसे ही m4 बराबर e4 होगा। तो ऐसे हम पढ़ता रहेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो m1 अपान m2 बराबर क्या होगा, तो e1 अपान e2 होगा। ऐसे हम देखें m2 अपान m3 बराबर क्या होगा, e2 अपान e3 होगा। ऐसे ही अगर हम आगे देखें, अगर और निकालना तो m3 अपान m4 बराबर क्या होगा, e3 अपान e4 होगा। ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय नियम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम होता है ये फिगर बना होता है फैराडे के द्वितीय नियम में। ये 3 बॉक्स होते हैं, 1 2 3। तो इस वाले जो बॉक्स है इसमें भरा होता है CuSO और कापर सल्फेट। तो यहाँ से Cu+2 मिलता है हमको और SO4-2 मिलता है। इस वाले विलयन में AgNO3 होता है, तो यहाँ से Ag+2 हमको मिलता है। और इस वाले में H2SO4 होता है, तो यहाँ से H आयन निकलते हैं और यहाँ से SO4 पे -2 चार्ज निकलता है। यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे इसको शीतलन मिलता रहे। और यहाँ से हम लोग, ये मेरे पास एक वायर है, ये इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बैटरी लगी होती है, ठीक है। तो इससे हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसी के द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए आगे मेरे पास अगली हेडिंग है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जो अभी W था, W विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। गणना कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो 96,500 ये किसकी वैल्यू होती है, फैराडे ने दिया था। F बराबर होता है 96,500 कूलाम धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त तुल्यांकी भार विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो W बराबर होगा E अपॉन 96,500। क्या होगा, 96,500। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या था, M बराबर WIT था। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो रखते हैं E 96,500 IT, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम I की वैल्यू जो है वो 1.6 × 10⁻⁹ ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इंटू 6.032 होता है 10⁻³ ये होती है वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हम IF मतलब 1 फ़ारेनहाइट बराबर ये वैल्यू निकलेगी। 1 फ़ारेनहाइट बराबर इतनी वैल्यू निकलती है। इसको आप लोग लर्न कर लें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। Cr2O7 पे -2 चार्ज के एरो Cr+3 में कितने कूलाम विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमको धारा की आवश्यकता निकालनी है। तो हम लोग देखते हैं, देखो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 -2 चार्ज और 14 इलेक्ट्रॉन, 14 H आयन। एरो का क्या बनेगा, देखो 2Cr+3 बनेगा और ये बना 7H2O। तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली 6। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं 14 और ये 2, तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे 12 बचेगा। तो यहाँ पे हम धारा देखते हैं, धारा कितनी 6 इलेक्ट्रॉन हमने दिए थे। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फ़ारेनहाइट, कितना हुआ 6 फ़ारेनहाइट। तो हम 6 × F की वैल्यू कितनी 96,500, तो हमने 96,500 रखा। दोनों का जब इंटू करें कितना आएगा, देखो ये आएगा 5,79,000 सेंटीग्रेड। कितना आएगा 5,79,000 कूलाम, इतना निकल आएगा मेरा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न 2 है मेरे पास। कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक देने पर कैथोड पर कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। मतलब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, M फाइंड करना है। एम्पियर कितनी दे रहे हैं, 1.5 एम्पियर दे रहे हैं। कितने मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे M बराबर क्या WIT। तो W की जगह क्या हो जाए E अपॉन 96,500 × IT। तो हम लोग देखते हैं Cu है, Cu+2 में अगर है इसको बैलेंस करनी है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर बनेगा। तो हम लोग देखते हैं M बराबर क्या, E कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे 2, तो E अपॉन 2 गुणे कितना हो जाएगा 96,500 IT। तो हम लोग यहाँ पे I की वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा देखो 63। E की तुल्यांक बार कितना होगा 63। कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट हम आपको दिखा देते हैं, ये Cu है। तो इसका जब हम तुल्यांक बार निकालें कितना आएगा 63 इंटू I की वैल्यू कितनी है 1.5 क्वेश्चन में दी गई थी हमको, इंटू 10 मिनट दिए गए। तो 10 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करें 60 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 600। तो हमने रखा 600 2 × 96,500।
इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 63/9। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको जब हम 3 से काटेंगे तो 3 बन जा, ये कट के आएगा 169। ठीक है, तो इसका जब हम इनटू करेंगे तो कितना मिलेगा देखो 567/1930, और जब 1930 का इसमें भाग करेंगे तो आएगा 0.29 ग्राम। तो ये हम कितना निकला 0.29 ग्राम। चलिए अगली हेडिंग है मेरे पास चालकता। तो चालकता क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। अतः C बराबर क्या होगा 1/R। आप लोगों ने ओम का नियम हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो ओम के नियम से क्या होता है E बराबर IR होता है। तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो क्या होगा R बराबर होगा E/I। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे I, तो यहाँ पे हम रखते हैं C की वैल्यू रखते हैं हम तो कितना 1/R हो जाएगा बराबर में 1/E। तो यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 1/E निकल आएगी। कितनी निकले 1/E। तो ये मेरे पास C की वैल्यू निकली। किसकी निकली, चालकता की वैल्यू निकली है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। चालकता की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है अपॉन वोल्ट, मतलब 1/R। R का मात्रक क्या होता है ओम, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको हम यमहो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं महो, या हम इसको बोलते हैं जैसे चालकता का मात्रक क्या होता है महो, इसको हम लोग महो भी बोल सकते हैं। एसआई मात्रक अगर पूछा जाए तो क्या बोलते सीमेंस, एसआई मात्रक पूछा जाए तो सीमेंस। और चालक का मात्रक क्या होता है महो, इसको हम लोग महो पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 2 है मेरे पास विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है देखो, यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। किसी सेल का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी सेल के प्रतिरोध के लंबाई के समानुपाती व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो R बराबर क्या होगा, R प्रोपोर्शनल L/A। L होता है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध। और चलिए हम लोग देखते हैं R बराबर जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो हमने ये ले लिया रो L/A। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको रो। तो रो क्या है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो रो बराबर अगर हम निकालेंगे तो इसको हम इस साइड में तो क्या RA/L आएगा रो बराबर। तो इसको हम लिखते हैं 1/रो बराबर 1/R इंटू L/E, मतलब हमने इसको उल्टा कर लिया है। तो यहाँ पे हम जो ये है इसकी जगह रखते हैं के, जो यहाँ पे आपको उल्टा के लग रहा है ये के इस तरीके का है ऐसे। तो ये के जो है इसको हम बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको कप्पा। तो ये वो कप्पा बराबर निकल गया 1/R इंटू L/E। इस साइन को आप लोग लर्न कर लें, ये कप्पा बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो के बराबर क्या, मतलब कप्पा बराबर क्या निकले चालकता गुणे L/A। तो चालकता गुणे क्या हो जाए, ये कितना होता है सेल स्थिरांक होता है। तो इसको हम लोग सेल स्थिरांक। तो इसकी इकाई क्या निकल जाएगी मेरे पास महो। चालकता क्या होता है महो, अभी हम आप लोगों को बताए थे महो इंटू सेंटीमीटर/सेंटीमीटर²। तो 1 से ये कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर नीचे बचेगा, उसको ऊपर ले जाए तो क्या सेमी इन्वर्स हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे या तो हम बोलेंगे ओम इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स, या हम बोलेंगे महो सेंटीमीटर इन्वर्स। आप दो में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगली हेडिंग। नंबर 3 है मेरे पास मोलर चालकता और तुल्यांकी। तो इनमें हम लोग कंपेयरिंग करके देख लेते हैं क्या क्या होता है, मोलर चालकता क्या होती है और तुल्यांकी क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, देखो मोलर चालकता में देखते हैं 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। तुल्यांकी क्या होता है 1 ग्राम, ये 1 मोल में थी, ये 1 ग्राम। तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता क्या कहलाती है, तुल्यांकी चालकता। तो ये 1 ग्राम में थी, ये किस में थी 1 मोल में थी। इसकी इकाई देख लेते हैं, इकाई होती है मोल ओम इनवर्स सेंटीमीटर², मोल इनवर्स, या क्या होती है महो सेंटीमीटर² या मोल इनवर्स होती है। इसकी क्या होती है, इसके ओम इनवर्स होती है, सेंटीमीटर² होती है, तुल्यांक इनवर्स होती है। या हम ओम इनवर्स को महो बोलते हैं, महो सेंटीमीटर² या तुल्यांक इनवर्स। जो इसको हम बोलते हैं लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 सांद्रता। सी को हम लोग क्या बोलते हैं सांद्रता। यहाँ पे क्या हो लैम्डा EV बराबर कप्पा इंटू 1000 नॉर्मलता। यहाँ पे हम सी को क्या बोले नॉर्मलता, चाहे तो आप n से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 298 ताप पर 0.2 मोल KCl की चालकता 0.248 महो सेमी इनवर्स है, तो
मोलर चालकता की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है हमको? मोलर चालकता की। तो K बराबर हमको दे रखा 0.0248 महो सेमी इनवर्स और C बराबर हमको दे रखा 0.2 ओम मोल। तो लेमडा इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो कप्पा, तो इसमें रखेंगे 0.248 इंटू 1000/0.2। कप्पा की जगह पे ये हमने रख दिया इसकी वैल्यू। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा और इसका पॉइंट है तो नीचे 4 जीरो, तो 4 जीरो कट जाएंगे। तो जब इसमें डिवाइड करें 124 तो ये 124 महो सेंटीमीटर इनवर्स। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो 248/2 इंटू ऊपर एक 10,000 हो गए थे, नीचे भी कितना हो जाएगा 10,000, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। इसका इसमें डिवाइड करें 124 तो 124 महो सेंटीमीटर इनवर्स निकल आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, 0.001 मोल KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 1500 ओम है, तो सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए यदि विलयन की विशिष्ट चालकता का मान 0.146 इंटू 10⁻³ महो सेंटीमीटर इनवर्स हो। तो यहाँ पे कप्पा बराबर हमको क्या रखा? 0.146 इंटू 10⁻³ दे रखा हमको। C बराबर हमको दे रखा 0.001 मोल दे रखा हमको KCl का। तो हम सेल स्थिरांक बराबर निकालेंगे 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलराउस नियम के बारे में जानेंगे। कोलराउस नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें और ये सारे वीडियो आप लोग देखें। और लास्ट जब लेक्चर लाएंगे तो हम उसमें आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।